हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग जो है साइंस का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें स्पेशली हम लोग फिजिक्स के पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब तक आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे थे, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन से कैसे लिंक करना है, बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसका आंसर राइटिंग का सही मेथड क्या है, ठीक है, उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, इसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर है 2025 का ही 31, इसका देखिए कोड क्या है 31/1/1, ये जो है सेट 1 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, केवल फिजिक्स के पोर्शन को सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसमें क्या लिखा है, मिरर एक्स इज यूज टू कंसंट्रेट द सनलाइट इन सोलर फर्नेस। मिरर एक्स इज यूज टू कंसंट्रेट द सनलाइट। कंसंट्रेट का मतलब सनलाइट को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है इन सोलर फर्नेस। एंड मिरर वाई क्या है, मिरर वाई इज फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल। तो आपको यहाँ से गेस कर रहे होंगे आप, सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर, और व्हीकल के साइड में कौन सा लगता है, कॉन्वेक्स मिरर लगता है। तो आप यहाँ से गेस कर सकते हैं कि ये कौन से मिरर की बात हो रही है। टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड द ड्राइवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो इसको पढ़ करके मैंने ये गेस कर लिया कि मिरर एक्स कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, और मिरर वाई कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। लेकिन आपको पेपर पर वहां नहीं लिखना है, मैं यहाँ पर समझाने के लिए ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप क्या लिखा है, पहला स्टेटमेंट पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, यहाँ पे कौन सा ट्रू है वो देखना है। तो कह रहा है द इमेज फाउंड बाय मिरर एक्स इज रियल डिमिनिश्ड एट इट्स फोकस। एक्स मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, और वो कॉनकेव मिरर रियल और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है फोकस पर। ये बात सही कह रहा है ये। द इमेज फाउंड बाय मिरर वाई इज वर्चुअल डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट, ये भी सही कह रहा है, क्योंकि मिरर वाई कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज हमेशा बनाता है, आपको पता ही होगा। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, तो मतलब ये भी सही है। द इमेज फाउंड बाय मिरर एक्स इज वर्चुअल डिमिनिश्ड, नहीं ये बात गलत कह रहा है। एक्स मिरर कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, लेकिन वो डिमिनिश्ड ना होकर के क्या होता है, लार्ज होता है। आपको पता है लास्ट केस में जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो वो वर्चुअल इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर, लेकिन वो इनलार्ज होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और कह रहा है द इमेज फाउंड बाय वाई, मिरर वाई इज रियल, वाई कॉन्वेक्स है और कॉन्वेक्स कभी रियल इमेज नहीं बनाता है। तो ये तीसरे और चौथे स्टेटमेंट क्या हो गए, गलत हो गए। अब आपका पहला और दूसरा सही है। तो पहला और दूसरा किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, फर्स्ट ऑप्शन में। सो देखो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो अब देखिए कितना एनालिसिस करके इस क्वेश्चन को आपको करना है। ऑप्शन को पहले एलिमिनेट करना है, इसके बाद बहुत ही केयरफुली जो है ऑप्शन को चूज करना है। आई थिंक आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। देखिए इसमें मिरर का नाम नहीं दिया, आपको उसकी प्रॉपर्टी से, उसके यूज से पहचानना पड़ेगा कि हाँ ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। आई थिंक आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी असर्शन रीजन में आ गए हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन दिया है नो टू मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ये बात सही है, अपने मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, है कि नहीं, आपने पढ़ा होगा कि दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। दूसरा कह रहा है द कंपास निडल कैन नॉट पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये बात भी उसको एक्सप्लेन कर रहा है। सही बात है, जैसे देखो ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अगर ये एक दूसरे को कट कर देंगी तो आप यहाँ कंपास रखेंगे तो कितनी कैसे दो डायरेक्शन कैसे बता पाएगा ये किधर। आपको पता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर किसी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट खींचते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। तो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, क्योंकि अगर कट करेंगी, क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसमें असर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऐसे केस में कौन सा ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन ए सही होता है, आप सबको पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन बी, जो 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, ओके।
ओके, क्वेश्चन नंबर 24 2 मार्क्स का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, मतलब ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को दिया हुआ है। ये डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर। ये यू की वैल्यू होगी, मैं यहाँ यू लिख देता हूँ, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस, किस लेंस की बात कर रहा है? कॉनकेव लेंस, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। आपको पता है कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो होती है एफ निगेटिव होती है, और वो कितना दिया है? -30 सेंटीमीटर। एंड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है? u इक्वल टू -60 सेंटीमीटर, ये गिवन है आपको। यूज द लेंस फार्मूला एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस। लेंस फार्मूला यूज करो और पोजीशन ऑफ द इमेज बताओ। तो देखिए लेंस फार्मूले में एफ और यू दिया है, वी निकालना बहुत मुश्किल नहीं होगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, दिस इज द लेंस फार्मूला। वैल्यू पुट करना है साइन कन्वेंशन के साथ। लोग साइन कन्वेंशन में बहुत मिस्टेक करते हैं, आप थोड़ा ध्यान से करिएगा। 1/f की वैल्यू कितना दिया है? -30 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u की वैल्यू कितना दिया है? ये देखो माइनस फार्मूले का है और u की वैल्यू फिर से माइनस में है, यहाँ -60 लिखना पड़ेगा। ये माइनस ऊपर लिख दीजिए, -1/30 इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/60। ओके, देखो v निकालना है तो v को ट्रांसफर नहीं करना, v को यहीं रहने दो। तो देखो यहाँ से हम लोग यहाँ आ जाते हैं, आपको दिखेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो राइट हैंड में साइड में था -1/30 प्लस, अब ये प्लस नहीं होगा, देखो ये जो है +1/60 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -1/60 इज इक्वल टू 1/v, ये हो गया। फिर आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लीजिए सिंपल सा, 30 और 60 का एलसीएम क्या होगा? 60, 30 2 जा तो यहाँ -2 और 60 बन जाए यहाँ -1 इज इक्वल टू 1/v। दिस विल बिकम व्हाट? यहाँ देख लो, -2 -1 -3/60 इज इक्वल टू 1/v। इसको कैंसिल करेंगे तो -1/20 इज इक्वल टू 1/v। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा? -20 और किस में? सेंटीमीटर में। तो ये आपका आंसर हो गया, लेकिन आंसर यहीं छोड़ना नहीं है, अभी आंसर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आपको पूरा फुल 2 मार्क्स चाहिए तो आपको इसकी पोजीशन लिखनी पड़ेगी। v -20 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? v -20 आ रहा है, इसका मतलब इमेज जो है मिरर के फ्रंट पे बन रहा है, लेफ्ट साइड में ही बन रहा है। तो आप इसको लिखना पड़ेगा, द इमेज इज फॉर्म 20 सेंटीमीटर अवे इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के जस्ट सामने बन रहा है, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ओके, और माइनस आ रहा है तो आपको पता है माइनस क्या बताता है? लेंस में अगर माइनस आ रहा है तो ये वर्चुअल इमेज को बताता है, और आपको पता भी है कि कॉनकेव लेंस में तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। कॉनकेव लेंस में दो ही केस है, दोनों केस में वर्चुअल इमेज बनता है। समझ में आ रहा है ना? अगर इसी में नेचर पूछ लेता तो आपको वर्चुअल इरेक्ट लिखना पड़ता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पोजीशन ही पूछा था तो हम लोग इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, आई थिंक आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 25, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? R है, उसको 3 इक्वल पार्ट में कट कर दिया गया। इफ दीज 3 पार्ट्स आर देन ज्वाइन इन पैरेलल, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन सो फॉर्म्ड। अब ध्यान से देखना, अगर कोई R रेजिस्टेंस का वायर है, अगर कोई R रेजिस्टेंस का वायर है और उसको हम लोग 3 पार्ट में कट कर देते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में कट कर देते हैं। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, और ये हो गया तीसरा पार्ट। तो टोटल का रेजिस्टेंस R था, जब ये अकेला वायर था तो इसका रेजिस्टेंस R था। 3 पार्ट में कट करने से इसका रेजिस्टेंस R/3 और R/3 के 3 वायर बन जाएंगे, क्योंकि हमने इसको 3 पार्ट में क्या कर लिया? कट कर लिया। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो फिर क्या कह रहा है ये? फिर कह रहा है ज्वाइन इन पैरेलल, फिर इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दो। देखो ये एक वायर है, ये एक वायर है, ये एक वायर है, तीनों को पैरेलल में जोड़ दिया। ऐसे ही तो जोड़ते हैं पैरेलल में। ये देखो, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसकी वैल्यू कितना है? R/3, इसकी वैल्यू कितना है? R/3, और इसकी वैल्यू कितना है? R/3। आई थिंक आप ये समझ पा रहे हो। फिर क्या बोल रहा है? पैरेलल में जोड़ने के बाद कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस बताना है। आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? 1/R, इसको हम R इक्विवेलेंट बोल देते हैं। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1। R1 की वैल्यू कितनी है? R/3 प्लस 1/R2, R2 की भी वैल्यू कितनी है? R/3 प्लस 1/R3, इसकी भी वैल्यू कितनी है? R/3। तो देखो ये 3/R हो जाएगा।
3/r प्लस 3/r प्लस 3/r, आर इक्वलेंट की वैल्यू इतनी आ गई। तो 3/r कितना हो जाएगा, 3 3 6, इसका एलसीएम हो गया r, और ऊपर कितना आ गया 9। तो 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 9/r, यहाँ देख लेते हैं 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू कितना 9/r। तो r इक्वलेंट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये सिंपल सा बन जाएगा क्या, r/9। दिस इज योर आंसर। तो आज के बाद आप ये याद रखिएगा, अगर किसी वायर r रेजिस्टेंस के वायर को 3 पार्ट में कट कर दिया जाए तो उसमें उसके तीनों पार्ट का रेजिस्टेंस बराबर बराबर बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है r प्रोपोर्शनल टू l होता है। तो r/3 में 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर 5 पार्ट में कट करता है तो r/5 में डिवाइड हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान से जानते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए कैसे सॉल्व किया गया है, और इसको अपनी कॉपी पे सॉल्व करने का ट्राई करिए, और इसी तरीके से साफ साफ आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना भी है, ठीक है। यहाँ पर तो उतना क्लेनिनेस नहीं मेंटेन कर पा रहा हूँ, स्पेस हमारे पास कम है, आप लेकिन स्टेप्स यही अपनाएंगे क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। आगे बढ़ते हैं। ओके, कह रहा है डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, इसी का ऑप्शन, इसमें इंटरनल चॉइस दिया हुआ है, इन दोनों में से कोई एक करना है। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, when do we say that power consumed in an electric circuit is 1 watt। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आपको इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करना है और 1 वाट को भी डिफाइन करना है। देखो पावर का एक सिंपल सा फार्मूला होता है, पावर का सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन और एनर्जी अपॉन टाइम, सिंपल सा फार्मूला होता है, P इज इक्वल टू W/T। इसी फार्मूले से आप डेफिनेशन बना सकते हो। क्या डेफिनेशन लिखोगे, T को 1 कर दो, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड इज नोन एज पावर, या वर्क डन इन 1 सेकेंड इज नोन एज पावर। लेकिन देखो इस चैप्टर में हम लोग किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की बात करते हैं, फैन की बात करते हैं, बल्ब की बात करते हैं, हीटर की बात करते हैं। ये सब करता क्या है, ये सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, ये सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो हम बेहतर होगा कि हम डेफिनेशन दें कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस 1 सेकंड में जितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा वही उसका पावर होगा। जैसे बल्ब का अगर पावर 100 वाट है, इसका मतलब वो 1 सेकंड में 100 जूल की एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, सिंपल सा ये मतलब होता है। तो आप इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन लिखेंगे सिंपल सा, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकंड, एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed in 1 second या per second is known as power, सिंपल सी बात है, इज नोन एज पावर, उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। फार्मूला लिखेंगे और डेफिनेशन इसका यूनिट भी लिख देंगे, जूल पर सेकंड या वाट। एसआई यूनिट में क्या लिखेंगे, फार्मूले से यूनिट बनाइए, वर्क डन की यूनिट जूल होती है, टाइम की यूनिट सेकंड, और इसी जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगा। अब कह रहा कि व्हेन डू वी से दैट पावर कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 1 वाट, किसी सर्किट में 1 वाट का पावर कब कंज्यूम होगा, तो सिंपल से लिखिए कि व्हेन 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी is consumed in 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 1 जूल की ही एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो इसमें 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड रखेंगे तो 1 वाट आ जाएगा कि नहीं। देन पावर ऑफ दैट सर्किट वुड बी 1 वाट, समझ पा रहे हैं कि नहीं आप। और थोड़ा इसका न्यूमेरिकल भी लिख दो, इफ energy is equal to 1 joule and time is equal to 1 second, then P is equal to 1 upon 1 is equal to क्या आ जाएगा, 1 वाट आ जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। When 1 joule of energy is consumed in 1 second, जब किसी सर्किट में 1 जूल की एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम होगी तो उसका पावर क्या हो जाएगा, 1 वाट हो जाएगा। यही इसमें पूछा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी में आ जाते हैं जो 3 मार्क्स का होता है। ये देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिल गया आपको, क्वेश्चन नंबर 31, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस सेक्शन में देखने को मिलेंगे। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और ट्राई करिए क्या पूछा उसमें। 1 मिनट का टाइम है आपके पास।
इस क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए, ड्रा अ रे डायग्राम टू शो द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, और दूसरे केस है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस होते हैं, एक बार ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर रखा जाता है और एक बार जब वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा जाता है। और आपको पता है कि दोनों केस में वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनता है। दोनों केस में कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनता है। तो आपको वही दोनों केस का रे डायग्राम एकदम साफ सुथरा बना देना है और उसमें उसका नेचर, पोजीशन भी लिख देना है। तो दोनों केस में आपको पता है नेचर क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा, और साइज क्या होगा, दोनों केस में डिमिनिश्ड इमेज ही बनेगा। तो बस, और तो अगर रफली बनाना चाहूँ तो देखो आप यहाँ पर, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। ऐसे बना दिया, ये कॉन्वेक्स मिरर है। और अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर। तो आपको पता है इन्फिनिटी से आने वाली रेस को मैं मान सकता हूँ कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये नीचे वाली रे इधर भाग जाएगी और ये रे इधर भाग जाएगी। दोनों को पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ पर मिलती हुई लगेंगी? ये फोकस पर मिलती हुई लगेंगी। appears to converge at particular point, that is focus। इस फोकस पर आपको मिलती हुई ले लगेंगी, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? यहीं पर इमेज बन रहा है, तो इमेज की पोजीशन क्या हो गई? एट फोकस। ये हो गया पोजीशन ऑफ इमेज। नेचर क्या हो गया इसका? नेचर क्या हो गया? वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड। वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। साइज हो गया इसका डिमिनिश्ड। तो सिंपल सी बात है, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस इधर देख लो। दूसरा केस देखो, ऐसे बनाएंगे। ये हो गया आपका कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। अब ऑब्जेक्ट को यहीं कहीं रख देना है। ये पोल होता है, आपको सबको पता है। इन्फिनिटी मान लो यहाँ कहीं है, तो ऑब्जेक्ट को यहीं कहीं पास में रख दिया। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रह गई, और ये किससे चली जाएगी? उधर चली जाएगी ऊपर। लेकिन इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ से मिलेगी आकर के? ये फोकस पर मिलती हुई लगेगी। दूसरी रेस हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर भेजेंगे। स्केल को यहाँ रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाओ, और यहाँ तक तो सेम लाइन खींचो, लेकिन उसके बाद कैसे खींचो? डॉट डॉट। और फिर यहाँ देखो दोनों रेज यहीं मिलती हुई लग रही हैं, और जहाँ दोनों रेज मिलती हुई लगती हैं वहीं पर क्या बनता है? वहीं पर बनता है इमेज। इसको प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दिया, तो इमेज कहाँ बना? पोल और फोकस के बीच में। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? बिटवीन पी एंड एफ। बिटवीन पी एंड एफ बन गया। तो सिंपल सा बन रहा है। एरोज लगाना इंपॉर्टेंट है कि ये एरो ऐसे आएगी, ऐसे ही वापस चली जाएगी। ये रेज ऐसे जा रही है, ऐसे वापस जा रही है। और इसका नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहीं से याद कर लीजिए। अगर आपको अभी तक नहीं याद है तो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते टाइम ही याद कर लीजिए। ये देखिए PYQs है, ऐसे ही आते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं आता है। आप एकदम सिंपल से इस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ करके जाएंगे, तब भी आराम से करेक्ट कर ले जाएंगे क्वेश्चन को। और साइज क्या है इसकी? साइज इमेज क्या है? साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड होगा। ऑफ कोर्स आपको दिख भी रहा है, डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है। इरेक्ट मतलब सीधा होता है। देखो इसका एरो ऊपर है, इसका भी एरो ऊपर है। अगर और देखो वर्चुअल इमेज राइट साइड में ऊपर की साइड बनता है, ये भी ध्यान रखो, साइन कन्वेंशन में काम आएगा। तो आपने देख लिया, ये 3 नंबर का क्वेश्चन मिल गया, 2 फिगर बना करके, सिंपल सा है। इसी के जस्ट नीचे जो क्वेश्चन दिया उसकी बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। इस इलेक्ट्रिक सर्किट को ध्यान से देखिए, ठीक है। अब इस पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पार्ट में पूछा है, एक मार्क्स मिल जाएगा आपको। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्या पूछा है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो आप देखिए इसमें यहाँ पर अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या करिए कि बैटरी जो लगी है ये 15 वोल्ट की, यहाँ से करंट निकालिए। यहाँ से करंट निकलेगी इसकी प्लस टर्मिनल से, यहाँ पहुंचा, मान लो आई करंट। अब देखिए यहाँ आई करंट 2 पार्ट में बढ़ गया, मतलब इसमें अलग करंट है और इसमें क्या है? अलग करंट है। इसका मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और साफ साफ देख के भी लग रहा है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। फिर ये दोनों करंट यहाँ मिल जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर इस मान लो यहाँ से कैपिटल आई करंट निकली थी, तो यहाँ फिर से मिल करके, अगर ये I1 है और ये I2 है, तो यहाँ से फिर से मिल करके आई हो जाएगी। तो इस अमीटर में कौन सी करंट जाएगी? वही आई करंट, टोटल करंट जाएगी। ये भी काम आएगा बाद में, ध्यान से देखना। फिर क्या करा? वही आई करंट यहाँ आएगी, फिर से वो 2 पार्ट में बढ़ जाएगी, और फिर यहाँ मिल जाएगी आई, और फिर से बैटरी में वापस चली जाएगी। हमसे पूछ रहा है टोटल रेजिस्टेंस आप बताओ। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये 10 ओम पहले किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पहले हम उसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका, बहुत ध्यान से देखना। क्या लिखेंगे? 10 ओम। लिखने का तरीका बहुत सही होना चाहिए। 10 ओम एंड 15 ओम
आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल, ठीक है, आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अभी आप बताइए आर इन पैरेलल, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैं आर डैश मान लेता हूं, तो क्या होगा आर डैश इज इक्वल टू, आपको पता है अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो आप दोनों का मल्टीप्लाई करके दोनों के फिर दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दीजिए। मतलब फार्मूला होता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, या फिर आप सिंपल सा यही फार्मूला लगाइए 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसी से ये आया है, एलसीएम ले लिया R1 R2, ये हो गया R2 प्लस R1, फिर उल्टा कर दिया तो यही आ गया। लेकिन ये फार्मूला तभी लगाएंगे जब दो रेजिस्टेंस हो, दो से ज्यादा होगा तो सिंपल सा 1/R1 1/R2 1/R3 लगाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए 1/R, ये R डैश क्या हो गया, R1 की वैल्यू है 10, R2 की वैल्यू है 15 और यहाँ क्या हो जाएगा 10 प्लस 15, देखिए 15 दाम होता है 150 और ये हो गया 25, काटेंगे तो कितना आएगा 6। तो आर डैश की वैल्यू क्या आ गई 6 ओम आ गई। मतलब इन दोनों की जगह बेटा आप 10 ओम और 15 ओम को हटा करके एक 6 ओम लगा सकते हो, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो 60 ओम और 40 ओम किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। फिर इसको लिखना पड़ेगा, देखो आंसर लिखने का तरीका यही है, आंसर तो 2 मिनट में आ जाएगा लेकिन आप लिखेंगे कैसे बोर्ड में वो इंपॉर्टेंट है। फिर क्या लिखेंगे, अगेन 60 ओम and 40 ohm are in parallel, are in parallel। फिर देखो क्या होगा, इसका भी रिजल्टेंट निकालो, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसको मैं R डबल डैश कह देता हूं। अब बार बार R डैश तो बोलेंगे नहीं, फिर वही करेंगे 60 इंटू 40, R1 और R2 का मल्टीप्लाई करो और नीचे क्या लिख दो 60 प्लस 40, तो देखो ये कितना आ जाएगा 6 4 जा 24 2400 और ये 60 4000 हो गया, 0 से 0 कट गया, तो R डबल डैश कितना आ गया 24 ओम। तो यहाँ देख लेते हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ गया R डबल डैश वो कितना आ गया 24 ओम आ गया, बोलो आया कि नहीं। अच्छा ये बताओ, अब फिर से सर्किट डायग्राम बनाओ, यही सर्किट फिर से बनाओ। अब देखो मान लो ये बैटरी है, ये बैटरी है, देखो ये कई सेल जोड़ा है, इसको देख के डरना नहीं है। देखिए ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है और ये चौथा सेल है। अगर 4 सेल को आपको जोड़ना हो तो एक सेल बनाओ, फिर दूसरा सेल बनाओ, एक की प्लस को माइनस से जोड़ना होता है, ठीक है, इस तरीके से जोड़ा जाता है सेल। तो ये 15 वोल्ट का मान लीजिए बैटरी है। अब यहाँ क्या बचा, इन दोनों की जगह पे क्या है, इन दोनों की जगह पे एक 6 ओम आ गया, तो यही बना देंगे बीच में ही। जब भी दो पैरेलल रेजिस्टर्स लगे उनका रिजल्टेंट बनाना हो तो आप उनके बीच में ही बनाया करिए, आसान रहेगा। 6 ओम आ गया। फिर देखो यहाँ से आगे बढ़ा तो मुझे यहाँ पर एक अमीटर मिला, ये बना दिया, और जब यहाँ पर आया तो इन दोनों की जगह पे क्या आ गया, इन दोनों की जगह पे आ गया 24 ओम। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना दिया, कितने ओम का 24 ओम का, सिंपल। अब ये देखिए आपको क्या लग रहा है, ये 6 ओम और 24 ओम किस कॉम्बिनेशन में है, साफ साफ लग रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि जो करंट इससे जाएगी वही करंट इससे जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसे ऊपर नीचे लगा तो पैरेलल में होगा, ऐसा नहीं है, तो साफ साफ लग रहा है। फिर लिखेंगे अगेन 6 ओम एंड 24 ओम आर इन पैरेलल, आर इन सीरीज, सॉरी आर इन सीरीज। तो फाइनल आर टोटल क्या होगा, फाइनल आर टोटल क्या होगा, सीरीज में रहता है तो जोड़ देते हैं, 24 ओम प्लस 6 ओम इक्वल टू क्या आ गया 34 ओम, 30 ओम, सॉरी 30 ओम इज योर आंसर। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 30 ओम। इस तरीके से निकालना है, तो 30 ओम हो गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस। ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको, और ये सब सर्किट जो आप बनाए हैं उसको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको यूजफुल होगी। तो आप इसको ध्यान से देख लिए होंगे, आई थिंक मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसी तरीके से सॉल्व करिएगा, ओके। फिर देखो दूसरा पार्ट क्या करा है इसका, इसका दूसरा पार्ट करा है द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। इस सोर्स से, यही सोर्स है, यहीं से तो करंट मिल रही है आपको, इधर से कितनी करंट निकली, मतलब मुझे आई निकालना है। आप ये बताइए, करंट बी वाला ऐसे सॉल्व करेंगे, टोटल करंट चाहिए, टोटल पोटेंशियल दिया है 15 वोल्ट, टोटल पोटेंशियल कितना वोल्ट दिया है 15 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस अभी अभी आपने निकाला आई थिंक 30 ओम आया था, कितना आया था 30 ओम आया था, क्योंकि देखिए 15 10 का 6 आ गया था और इसका 24 आ गया था, और 24 और 6 कितना आ गया था 30 ओम। तो टोटल करंट देखिए ओम्स लॉ लगाएंगे, ओम्स लॉ, एज पर ओम्स लॉ, एज पर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, I इज इक्वल टू V बाई R, V की वैल्यू है 15, R की वैल्यू है 30, तो 15 से ये कट जाएगा तो कितना आएगा 1/2, और I की यूनिट क्या होती है एम्पियर,
ये लिखना जरूरी है। तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर। सिंपल सा आंसर है। तो इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिल गया। पार्ट बी भी कंप्लीट। पार्ट सी देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, ये आ गया। अब देख लीजिए इसको ध्यान से, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। पार्ट सी देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ओम एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ओम एंड 15 ओम रेजिस्टर। ऊपर जो 10 ओम और 15 ओम के रेजिस्टर्स लगे हैं उनके बीच का क्या निकालिए आप, पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। अब देखिए यही क्वेश्चन सबसे टफ है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। मैं थोड़ा सा उसको सर्किट को डाउन करता हूँ, फिर देखिए, ये देखिए यही है, ये 10 ओम और 15 ओम के रेजिस्टेंस जो हैं इसमें आपको क्या लगाना है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये बैटरी है, इस जो 15 वोल्ट बैटरी का पोटेंशियल है ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ। पोटेंशियल ड्रॉप वही होता है जहां पर कुछ रेजिस्टर्स लगे होते हैं, ठीक है, जहां कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज हुआ होता है। अब देखिए अगर मुझे यहाँ का पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का होगा वही यहाँ का होगा, तो जो करंट इसमें जा रही थी वो दो पार्ट में बढ़ जाएगी, तो मुझे दोनों में से किसी एक का करंट पता होना चाहिए, जो कि मुश्किल है निकालना। लेकिन आप याद करिए कि इन दोनों की जगह पे आया क्या था पिछले क्वेश्चन से, इन दोनों की जगह पे आया था 6 ओम का रेजिस्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट 6 ओम आया था। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस 15 ओम के अक्रॉस होगा वही 10 ओम के होगा और वही 6 ओम के भी अक्रॉस होगा। तो बेहतर ये होगा कि हम इस 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, वही पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच का हो जाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ से टोटल करंट कितनी निकली थी, 0.5 एम्पियर की। पिछले क्वेश्चन में आपने करंट निकाला, 0.5 एम्पियर की करंट 6 ओम से निकल रही है। इस पॉइंट का नाम लिख दीजिए ए और इस पॉइंट का नाम लिख दीजिए बी। तो आपको पता है कि ए और बी का अगर मैं फिगर फिर से बनाऊं तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था, 6 ओम, और इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही थी, 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी। तो V इक्वल टू क्या होगा, मैं इसको VAB बोल देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, V इक्वल टू IR। I कितना जा रहा है 0.5, R कितना हो रहा है 6, तो 6 5 जा 30, 3 वोल्ट आ गया। कितना आ गया, 3 वोल्ट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कितना वोल्ट आ गया, ये 3 वोल्ट आ गया। अगर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस पूछता, अगर मुझे कहता कि मान लो ये CD है, मान लो मैं एडिशन कर देता हूँ इस क्वेश्चन में, कहता COD के अक्रॉस पोटेंशियल बताओ, तो देखो क्या होगा। आप याद करो कि पिछले सर्किट में आपके पीछे सॉल्व किया है, इसका रिजल्टेंट कितना आया था, 24 ओम। तो जो करंट, जो पोटेंशियल डिफरेंस 20 ओम के किनारों के बीच में होगा वही 40 होगा, वही 60, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। समझ पा रहे हैं आप। तो देखिए यहाँ पर, तो आपको बताइए यहाँ पर कौन सी करंट आ रही है, 0.5 एम्पियर की करंट, वही तो घूम करके आएगी यहाँ पर। तो VCD क्या होगा, 24 इंटू 0.5 सॉरी, ये कितना आ जाएगा, 12 वोल्ट। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ कितना आया 3 वोल्ट, यहाँ कितना आया 12 वोल्ट, 12 3 15, ये हो गया ना प्रूफ। जो यहाँ पर वोल्टेज लगा होता है वही दो पार्ट में बटेगा यहाँ पर। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे और आपसे पूछता है कि उनका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ दोनों के किनारों के बीच में, तो आपको दोनों का करंट निकालने से अच्छा है कि उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो और टोटल करंट से की हेल्प से आप पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर लो। सिंपल सी बात है। अरे बोलो, समझ पा रहे हो कि नहीं। इसी में सब गलती करेंगे, इसी क्वेश्चन में सब गलती करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। कभी कभी पूछ लेता है इसमें करंट बताओ कितना करंट जाएगी, इसमें कितना करंट जाएगी, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो इसमें बताओ कितना करंट जाएगी। अगर इसमें I निकालना हो तो V/R 3/15, 10/10 V/R, हाँ 3/10, यहाँ 3/10 हो जाएगा। यहाँ 15 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, तो यहाँ पर करंट कितना जाएगा, I इक्वल टू V/R 12/40, यहाँ 12/60। सिंपल सी बात। अरे समझ पा रहे हो ना। इस तरीके से ये सॉल्व होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सॉल्व करिएगा, नहीं है तो आप बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 31, तो फिर से आपको बता दिया जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं। 32 हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33, ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, टाइम ज्यादा नहीं लेंगे आपका, थोड़ा स्पीड से सॉल्व करते हैं। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मतलब होता है रो, रेजिस्टेंस मतलब R, और ऑफ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L दिया है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A दिया है। सिंपल से आपको पता है R प्रोपोर्शनल टू L एंड R प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है। अगर आपको ये पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं रिलेशन R इक्वल टू रो इंटू L/A। दिस इज द रिलेशन बिटवीन R रो L A। R रेजिस्टेंस, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, L है लेंथ ऑफ वायर, A क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर,
हेंस डेराइव एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, डेराइव करना है, डायरेक्ट नहीं लिख देना है रेजिस्टिविटी की यूनिट, डेराइव करना है। अच्छा बताओ, अगर मुझे रेजिस्टिविटी की यूनिट चाहिए तो रेजिस्टिविटी का फार्मूला चाहिए। इस फार्मूले से रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या आएगा, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। तो यहां से एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा, ध्यान से देखना, एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट डेराइव करो, कैसे डेराइव करोगे, रो के फार्मूले में, एसआई यूनिट ऑफ रो, रो के फार्मूले में पहले आर है तो आर की यूनिट हो गई ओम, एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट हो गई मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया तो आया क्या, ओम इंटू मीटर। दिस इज अवर आंसर, यही तो हमारा आंसर है। डायरेक्ट ओम इंटू मीटर नहीं लिखना है, डेराइव करके बताना है, छोटे छोटे वर्ड को क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना है। तो ये हो गया, इसके लिए आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। वाई आर एलॉयज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एलॉय को हम लोग क्यों करते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज, देखो हीटिंग डिवाइसेस का पर्पज होता है ज्यादा से ज्यादा हीट बनाना, और ज्यादा हीट तब मिलेगी जब उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। सिंपल वायर में अगर करंट फ्लो कराएंगे तो करंट फ्लो हो जाएगा, कोई हीट जनरेट नहीं होगी। लेकिन यही मैं एक एलॉय का वायर अगर ले लूं, एक एलॉय का वायर ले लूं और इसमें करंट फ्लो कराऊं तो ज्यादा हीट बनेगी, क्योंकि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है, H इज इक्वल टू एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे रिलेट करते हैं कि सर अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम फ्लो होगी, तब तो जो है हीट और कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है, करंट की वैल्यू जो उसमें जा रही है वो तो जाएगी ही, करंट की वैल्यू तो फिक्स है, जो सोर्स से जो करंट आ रहा है, लेकिन हमें उसमें क्या करना है, रेजिस्टेंस को बढ़ा करके अपनी हीट को प्रोड्यूस करा लेना है। तो एलॉय इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर कंडक्टर। ओके, एलॉय का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए यूज किया जाता है। तो आप उसमें इसका सही आंसर लिखना ऐसे है कि आप थोड़ी सी थियरी लिखें और उसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट आप भी मेंशन करें कि H प्रोपोर्शनल टू R होता है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एलॉय इन द प्लेस ऑफ प्योर मेटल। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके ओके, लेट्स गो। सो द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन D। ओके, 36 द पावर ऑफ लेंस इज -2.5 डायोप्टर। जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं बेटा। आप सारे कॉन्सेप्ट देखिए, कितना सब कुछ रिवाइज हो जा रहा है आपको एक ही क्वेश्चन पेपर में। तो यही जो है फायदा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से। आप थियरी को पढ़ने में ही ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर की थियरी जो है आप पढ़ लिया करिए। इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा जो है अपना टाइम इन्वेस्ट करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, और आपको उसका जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में, आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है, इन सबसे रिलेटेड क्वेरी होगी तो आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पावर ऑफ लेंस इज -2.5 डायोप्टर। एक लेंस है जिसका नाम यक्स है और उसका पावर निगेटिव है। निगेटिव पावर किस लेंस की होती है, कॉन्केव लेंस की होती है, जिसका फोकल लेंथ निगेटिव, उसी का पावर निगेटिव। तो ये हो गया, इसका मतलब ये किसकी बात हो रही है, कॉन्केव लेंस की बात हो रही है। पहले आप इसको डिसाइड कर लें। नेम द लेंस, पहला ही क्वेश्चन ये पूछ लिया, तो नेम कौन सा हो गया, कॉन्केव लेंस। एंड डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में पूछा है। आपको पता है पावर का फॉर्मूला अगर 100/F, कब, जब F किस में हो, सेंटीमीटर में, तो F सेंटीमीटर में निकालने के लिए क्या होगा, 100/P हो जाएगा, 100/-2.5। तो ये माइनस में ही आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपसे देखिए F की वैल्यू आ गई 40 सेंटीमीटर, निकाल लीजिए, सिंपल सी बात है। फॉर विच आई डिफेक्ट विजन विल एन ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ लेंस। किस में यूज होता है, सबको पता है, मायोपिया में। मायोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्केव लेंस यूज करते हैं, सबको पता है। तो ये 3 पार्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिया था। एक तो पावर को नाम बताना था, अगर लेंस का पावर दिया -2.5 डायोप्टर तो लेंस का नाम बताओ, और फिर जो है उसका फोकल लेंथ बताओ सेंटीमीटर में। याद रखना, जब सेंटीमीटर में पूछे तो 100/F और मीटर में पूछे तो 1/F लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन m फॉर ए लेंस इज -2। निगेटिव आ गया, m की वैल्यू जैसे ही निगेटिव आई तुरंत समझ जाओ रियल इमेज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, रियल इमेज की बात हो रही है। और रियल इमेज बनाता कौन है, कॉन्वेक्स लेंस बनाता है। कॉन्केव लेंस तो रियल इमेज बनाता ही नहीं है, तो इसका मतलब लेंस में किसकी बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, क्योंकि मैग्निफिकेशन माइनस उसी में आता है। यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कंसीडरिंग दैट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर,
फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। बिना सॉल्व किए बताओ नेचर क्या है। यम की वैल्यू निगेटिव है तो नेचर क्या होगा, पहले ही बता दिया था, रियल इमेज होगा। पहले सब पढ़ते ही टाइम ये दिमाग में सब बन जाना चाहिए, रियल इमेज होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन नेगेटिव रियल इमेज का ही होता है, पढ़ाया हो। साइज ऑफ द इमेज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यम की वैल्यू -2 है बेटा, तो इस बात का मतलब ये है कि इमेज 2 गुना बड़ा बन रहा है। मैग्निफिकेशन का मतलब यही होता है। तो अगर साइज ऑफ इमेज पूछ रहा है, एग्जैक्ट साइज नहीं पूछ रहा, कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे, साइज ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, 2 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की साइज जो है वो 2 गुनी है उसकी। पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज के लिए बेटा आपको v निकालना पड़ेगा, u दिया है, और यम का फार्मूला लेंस में क्या होता है, केवल v/u होता है, यहाँ माइनस नहीं होता, ध्यान रखना। यम की वैल्यू दिया है -2, v और u की वैल्यू है -20, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, v की वैल्यू कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर। रियल इमेज के लिए v की वैल्यू पॉजिटिव होती है लेंस में, मिरर में नेगेटिव होती है, यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, याद रखना। v की वैल्यू लेंस में पॉजिटिव होती है रियल इमेज के लिए। साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, इमेज कैसा है बेटा, रियल है, और रियल इमेज की हाइट हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये सारा का सारा खेल किसका है, साइन कन्वेंशन का है। जिसको साइन कन्वेंशन पता होगा वो इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, आप रिवाइज कर लीजिएगा। The numerical value of the focal length of two lenses, the numerical value of focal length of two lenses A and B are 10 centimeter and 20 centimeter respectively. Which one of the two will show the higher degree of convergence and higher give the reason to justify your answer? कह रहा है इसमें कौन सा हायर डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस। देखो ये जो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस है ना, इसका मतलब हो रहा है पावर। डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का मतलब क्या हो रहा है, पावर हो रहा है। तो कह रहा है कि इस एक का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, एक का 20 सेंटीमीटर है, बताओ किसकी पावर ज्यादा है। आपको पता है, वी नो दैट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, 1/f होता है। तो जिसकी पावर ज्यादा उसकी पावर क्या हो जाएगी, कम। जिसका फोकल लेंथ ज्यादा उसकी पावर क्या हो जाएगी, कम। तो देखो यहाँ से क्या लिखा है, एफ ए है 10 सेंटीमीटर, एफ बी क्या है 20 सेंटीमीटर। तो आपको पता है पी ए और यहाँ लिखो पी बी, किसका फोकल लेंथ ज्यादा है, बी का। तो पावर किसका ज्यादा होगा, ए का। तो पी ए इज ग्रेटर देन पी बी होगा। क्यों, रीजन बता दिया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के। आगे बढ़ते हैं। ड्रा अ रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब व्हेन इट फॉल्स ऑब्लिकली फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। एक ग्लास स्लैब है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी देखिए ध्यान से। एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब है, व्हेन इट फॉल्स ऑब्लिकली फ्रॉम एयर इनटू, देखो एक ग्लास स्लैब बना देता हूं मैं, बस रे डायग्राम बनाना है। ये देखिए ग्लास स्लैब है, यहां पर एक रे एयर से इंसिडेंट हुई, जब इंसिडेंट हुई तो तुरंत यहां पर क्या बनाओ, एक नॉर्मल बनाओ। अब देखो यहां पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है तो ये आई है, अब ये एयर से ग्लास में जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाएगी इधर, ये बन जाएगा आर। फिर यहां पहुंचा, अब फिर से जो है ये एयर से ग्लास से एयर में जा रही है तो फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, और ये एंगल कहेंगे ई। देखो ये आर है तो ये भी आर ही हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी आर हो जाएगा। इसको कहते हैं इमरजेंट रे और इसको कहते हैं इमरजेंट एंगल। तो ये फिगर बन गया, ठीक है, यही सिंपल सा फिगर बनता है। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर आई और ई क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक कंक्लूजन और यहाँ पर याद रखो, आई और ई बराबर होते हैं और ये दोनों आर से बड़े होते हैं, क्योंकि आर डेंसर मीडियम में बन रहा है। तो डेंसर मीडियम में बना एंगल रेयर मीडियम में बने एंगल से छोटा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पार्ट, स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये इंटरेस्टिंग है। स्नेल्स लॉ लिखने में बहुत लोग गलती करते हैं। स्नेल्स लॉ लिखते टाइम पहले आप एक फिगर बनाइए, ये मीडियम 1 मानिए, मीडियम 2 मानिए, यहां पर लिखिए ऐसे, आई है ये आर है, फिर आप लिख सकते हैं n/1 इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, और फिर इसका स्टेटमेंट लिखिए, द रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम एंड गिवन कलर ऑफ लाइट। ये दोनों वर्ड लिखना जरूरी है, साइन आई अपॉन साइन आर। फार्मूले का ट्रिक देखिए, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है उसका एंगल नीचे लिखते हैं, n2 आ रहा है तो 2 में एंगल आर बन रहा है, उसको नीचे लिखते हैं। याद रखिएगा इस बातों को। स्नेल्स लॉ को केवल रट नहीं लेना है, द रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर इज कांस्टेंट फॉर गिवन कलर ऑफ लाइट एंड गिवन पेयर ऑफ मीडियम, ये लिखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, यही सब बच्चे गलती करते हैं, फिर कहते हैं पूरा मार्क्स नहीं मिला। केवल रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर कांस्टेंट लिख के चले आओगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा क्या, कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द वर्चुअल इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। देखिए आपको पता है कॉनकेव लेंस तो वर्चुअल इमेज हमेशा बनाता है,
लेकिन कॉन्वेक्स लेंस भी लास्ट वाले केस में बनाता है जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रहती है। दोनों में अंतर क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। किस पे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बेसिस पर। आपको पता है ये इस आंसर को लिखने में 90% बच्चे गलती कर देंगे। फिर कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्निफिकेशन। इन दोनों के आधार पर जो वर्चुअल इमेज बनता है कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस में और कॉन्केव लेंस में, दोनों में अंतर बताओ। तो ऑप्शन के आंसर ऐसे लिखेंगे, देखो, फॉर वर्चुअल इमेज इन कॉन्वेक्स लेंस, फॉर वर्चुअल इमेज इन कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज बनने के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? यू एफ से कम होना चाहिए, फोकल लेंथ से कम होना चाहिए, तभी तो ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और उसके बीच में आएगा। यू कहाँ होना चाहिए? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड फोकस एफ, दैट मीन्स यू शुड बी लेस देन फोकल लेंथ। ये है कॉन्वेक्स लेंस में। बट फॉर कॉन्केव लेंस में, फॉर कॉन्केव लेंस में, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ यू, यू की हर एक वैल्यू के लिए वर्चुअल इमेज बनेगा। फॉर कॉन्केव लेंस, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ पी, यू की वैल्यू कुछ भी होगी तो जो है हमेशा कैसा इमेज बनेगा? कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज ही बनेगा। मैग्निफिकेशन के बेस पर बताओ। ये इंटरेस्टिंग हो गया। और पार्ट सेकंड, मैग्निफिकेशन। देखो, जो वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स लेंस बनाता है वो इनलार्ज होता है, और जो कॉन्केव लेंस बनाता है वो कैसा होता है? डिमिनिश्ड होता है। तो आपको पता है ना, फॉर वर्चुअल इमेज ऑफ, देखो कितना इंटरेस्टिंग आंसर है ये, फॉर वर्चुअल इमेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यम क्या होगा? एक से ज्यादा होगा, ठीक है। और यही फॉर वर्चुअल इमेज ऑफ कॉन्केव लेंस, फॉर वर्चुअल इमेज ऑफ कॉन्केव लेंस, एम की वैल्यू क्या होगी? एक से कम होगी, क्योंकि डिमिनिश्ड होता है। याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बेस्ट क्वेश्चन है इस पूरे पेपर का, ये बेस्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब एक बार इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है इसमें। देखिए, वर्चुअल इमेज दोनों में बनते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के वर्चुअल इमेज और कॉन्केव मिरर के वर्चुअल इमेज में क्या अंतर है? कॉन्वेक्स वाला लार्ज होता है, कॉन्केव वाला डिमिनिश्ड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In our home supply, in our home supply we receive the supply of electric power through a main supply, also called mains। आपको पता है एक मेन वायर होता है, either supported through overhead electric poles, underground cables। in our country the potential difference between the two wire, live wire और neutral wire के बीच का potential difference 220 वोल्ट होता है। ये जानकारी हमें यहाँ दी गई है। write the color of the insulation cover on the line wires through which supply comes to our home। आपको पता है कि कलर क्या होता है? लाइव वायर का कलर जो होता है वो कैसा होता है? उसके इंसुलेशन का कलर कैसा होता है? रेड होता है। न्यूट्रल वायर का ब्लैक होता है, अर्थिंग वायर का ग्रीन होता है, सब लोग जानते हैं। व्हाट शुड बी द करंट रेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट सो दैट एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1 किलोवाट पावर रेटिंग कैन बी ऑपरेटेड। देखिए, करंट रेटिंग का मतलब होता है कितना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट वो झेल सकता है। ठीक है, करंट रेटिंग मतलब कितनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट उस सर्किट में जा सकती है। ठीक है, पावर रेटिंग उसका 1 किलोवाट है। मतलब देखो बेटा, पावर दिया है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट मतलब कितना वाट होता है? 1000 वाट। और पोटेंशियल कितने की सप्लाई दी जा रही है? 220 वोल्ट की। इसकी हेल्प से आप दो चीज निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पूछा एक ही चीज है। इन दोनों वैल्यू की हेल्प से आप इस हीटर का, आयरन का रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो यूजिंग दिस फार्मूला P=V²/R। लेकिन यहाँ वो पूछा नहीं है, पूछ रहा है करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या आएगी? तो आपको पता है P क्या होता है? VI। तो यहाँ से I क्या होगा? I होगा P/V। P की वैल्यू दिया है 1000 वाट, V की वैल्यू दिया है 220। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो 50, और ये 11 4.11 4 जा 40 4.96 5 जा 50 फिर 4.54 एम्पियर।
दिस इज योर आंसर। इतनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इसमें जा सकती है। कभी कभी इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि अगर आपको फ्यूज खरीद के लाना हो मार्केट से तो कितनी करंट रेटिंग का फ्यूज खरीद के लेके आएंगे। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट 4.54 एम्पियर है, तो कम से कम आपको 5 एम्पियर वाला फ्यूज खरीद के लाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये भी ध्यान रखिए। फिर कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर। अर्थ वायर का फंक्शन क्या है। स्टेट द एडवांटेज ऑफ अर्थ वायर इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन। देखिए अर्थ वायर का क्या जो है फंक्शन है, आगे देखते हैं। अर्थ वायर का क्या फंक्शन है। अर्थ वायर हम एक सेफ्टी मेजर है जो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक मेटल की डिवाइस है, जो मेटेलिक डिवाइसेस होती हैं, अगर इंसुलेशन के क्रैक होने से उसमें कोई लीकेज हो रहा है, तो अगर हम उसको टच करेंगे तो हमें शॉक लग जाएगा। लेकिन हम उसमें अर्थिंग जब जोड़ देते हैं तो अर्थ वायर क्या करता है, करंट को बहुत लो रेजिस्टेंस, लगभग 0 रेजिस्टेंस का पाथ प्रोवाइड करता है। तो हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस उससे ज़्यादा ही होता है, तो करंट हमारे बॉडी में आने की बजाय अर्थ वायर से अर्थ में चली जाती है। तो ये सेफ्टी का मेजर के लिए बनाया जाता है। अब इसका आंसर किसी बुक में लिखा हुआ अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट 2 प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू अवॉइड द इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स। 2 प्रिकॉशंस बताओ जो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से बचने के लिए किया जाता है। पहला फ्यूज, और दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा हम लोग ये अर्थिंग वायर ये लगा के रखना चाहिए। स्टेट दीज प्रिकॉशंस प्रिवेंट पॉसिबल डैमेज टू द सर्किट। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा गया है। तो आई थिंक ये पेपर यहीं पर समाप्त हो गया। देखिए बेटा इसको सॉल्व कराने का कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर मैंने बहुत अच्छे से नहीं बताया है, आप उसको देख लीजिएगा, आराम से आप पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने का एक ही पर्पस था कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। पूरी फिजिक्स में जो सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं आप उसको एक साथ कैसे मेमोराइज कर सकते हैं। ऐसा तभी होगा जब आप मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। जब आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हैं तब आपको सारे फार्मूले याद आते हैं, सारे कंसेप्ट याद आते हैं, वही पढ़ करके वही तुरंत सॉल्व करोगे तो याद आता है। लेकिन जब आप कंबाइंड सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं जिसमें सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो कभी कभी हम कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन से लिंक नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, धीरे धीरे ऐसे सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी है। अपनी पढ़ाई को 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक बार सिंपल सा पढ़ो, चैप्टर वाइज पढ़ो, इसके बाद एक बार जो है हर 2 से 3 दिन में आप ऐसे क्वेश्चंस को भी मिक्स प्रैक्टिस करिए। आई थिंक ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।